वेलकम बैक। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सरकार के गठन की कवायद तेज कर दी है। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आज दोपहर बाद यह बैठक होनी है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मीटिंग में विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लग सकती है। मतलब साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में होना है। सीएम बनने की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से भारी मतों से हराया है और इसके अलावा वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़े थे और वहां भी उन्हें जीत हासिल हुई है। तो इस वक्त की तस्वीरें क्या है? पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और लगातार जो है यहां पर सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के। तो दूसरी तरफ अब चेहरा कौन होगा अगला, इसको लेकर के भी सवाल हैं। ओके अताशी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। उस वक्त बात आपकी अधूरी रह गई थी। क्या ये देखिए सीधी सी बात है, एक तरफ यहां पर आज कौन पहुंचे हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। मेरी मुलाकात हो रही है। ममता कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रही हूं। ममता कह रही है कि मैं फ्री बर्ड बन चुकी हूं इंडिया गठबंधन के लिए काम करने के लिए। हालांकि इंडिया गठबंधन के टूटने, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने, इस सब के पीछे भी वजह पहले ममता ही थी, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं फ्री बर्ड हूं इंडिया गठबंधन के लिए। ये सब विपक्षी एकता को लाने, विपक्ष को मजबूत बनाने और अपने आप को शहीद बताने की ये सारी तरकीबें हैं ममता बनर्जी की। देखिए, शहीद बनाने का तरकीबें है वो तो ठीक है। पहले मैं बोल दूं गवर्नर ने क्यों ऐसा नोटिफिकेशन किया। देखिए, सारा देश में तो कहीं किसी भी स्टेट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन ना दे। तो इसके लेके एक सवाल खड़ा हुआ पूरे देश में। तो इसी को क्लियर करने के लिए राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये एक ऑफिशियल प्रोसीड्योर है और कुछ नहीं है। उनका जो ऑफिशियल काम करना था वो उन्होंने ऑफिशियली कर दिया। और ये जो विधानसभा तो अभी डिसॉल्व हो गया, तो विधानसभा का अगर कोई भी मंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। अभी मजाक इधर देखा जाएगा, अगर ये आज से कल मंत्रिसभा का शपथ लेने से पहले तक कोई ऐसा सिचुएशन जनरेट हुआ कि मुख्यमंत्री का अगर होगा, जरूरत होगा, तो राज्यपाल तो उनको बुलाएंगे, बुला के बोलेंगे कि आप ये स्टेप लीजिए मुख्यमंत्री के तौर पे, केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पे। उस समय अगर ममता जी वो स्टेप्स नहीं लेते हैं, वो दायित्व नहीं लेते हैं, तभी समझा जाएगा कि स्टेट का क्या हालत होगा और क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी कैसे मतलब एकदम इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा सिचुएशन होने से पता चलेगा। अभी देखिए, ममता बनर्जी कल जो शपथ लेंगे उसके बाद वो ऐसे ही चले जाएंगे। वो क्या मेरा जो विश्लेषण है, मैं बोलूंगी ममता बनर्जी एक्चुअली जो स्टेट का पॉलिटिक्स है उससे सम्मानजनक प्रस्थान चाह रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये रिजाइन नहीं किया। इसके चलते देखिए, हम लोग 2-4 आदमी समझते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जो भारत का आम जनता है वो लोग अगर वो अगले दिन नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये तो एकदम साफ है, क्योंकि अखिलेश इधर आ रहा है, राहुल गांधी भी उसके तरफ से बोल रहे हैं। तो समझा जा रहा है कि इंडी जो अलायंस हुआ है वो उधर हो जाएंगे और मोदी जी को उधर से वो चैलेंज करेंगे। ये तो बहुत साफ है। लेकिन क्या करना चाह रही है कि वो जो रिजाइन नहीं दिया, तो आम जो भारतीय है वो उधर जाएंगी तो बोलेंगी, अरे ये महिला को देखो, ये महिला कितना साहसी है, ये एकदम क्षमता चली गई फिर भी ये रिजाइन नहीं किया, कैसे लड़ाकू है। ये नैरेटिव, इतना कुछ नहीं समझती। ये नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था जब जाकर के खुद खड़ी हो गई थी और अपनी दलील पेश कर रही थी एसआईआर के मुद्दे में। ये हमने देखा था ईडी का जब की छापा पड़ रहा था आईपैक पर, तो जाकर वो कैसे वहां पहुंच गई थी और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ग्रीन डायरी लेकर निकल गई थी, फोन लेकर निकल गई थी। रोमिता जी, आई मीन दीज आर ऑल डेलिबरेट स्ट्रैटेजी ऑफ ममता बनर्जी। एंड अभी भी जो वो कर रही हैं, इट्स नॉट इमोशनल, इट्स वेल थॉट स्ट्रैटेजी। देखिए, उसका तो जैसे पहले आतशी ने भी कहा है, उसका
सारा ये पॉलिटिकल करियर में उसका एक वो एफर्ट रहता है, उसको पॉलिटिकल मार्टर के ये शहीद होने का, उसका व्यक्त करने का उसका बहुत प्रयास रहता है। सभी सिचुएशन से वो एक पॉलिटिकल माइलेज ऐसे लेता है, हम शहीद हो गया तो विक्टिमाइज्ड, आई एम विक्टिमाइज्ड, सो मेरा ऊपर पूरा सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी मेरा ऊपर आ जाए। ये उसका प्रयास बहुत सारे घटना हुआ है यहाँ पश्चिम बंगाल में, जहाँ वो ऐसे उनको वो पॉलिटिकल विक्टिम के तौर पर, पॉलिटिकल मार्टर के तौर पर उन्होंने वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया था। तो यहाँ भी उन्होंने क्या, गोइंग बाय हर kind of political understanding, probably she's trying to place herself as a kind of a, you know, now ये तो सरकार चले गए, इसका पावर चला गया, सब चला गया, और ये भारी मैंडेट के उसके अगेंस्ट गए हैं। इसमें वो क्या पॉलिटिकल माइलेज पा सकता है, ये क्या हो सकता है, ये उसका मन में ऐसा हो रहा है। तो ये सिचुएशन में अगर हम नहीं रिजाइन करें, हम जम के रहे, और तो शायद पॉलिटिकल पब्लिक सिंपैथी भी होगा। देखिए वो तो नहीं रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि ये मतदान को के ऊपर उसका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। शी इज कंप्लीटली, शी इज अलेजिंग एवरी डे ये हमको वोट लूट करके हरा गया है, इसीलिए हम नहीं रिजाइन करेंगे। ये आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस काइंड ऑफ मैंडेट, दिस क्योंकि ये जो हुआ है ये ठीक नहीं है, कंप्लीटली ये इमोरल वोटिंग हुआ है, ये बोल रहे हैं ना। तो किसी संख्यक लोगों को ये लगेगा हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं, इसीलिए वो रिजाइन नहीं कर रहा है। मैसेज नए नैरेटिव को बनाने की कोशिश, मैसेज जा रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश। हमारे साथ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे न्यूज डायरेक्टर दीपक जी जुड़ चुके हैं, दीपक चौरसिया जी। दीपक सर, आप ये हमें बताएं कि ममता जी की ये सारी तैयारी अब नेशनल पॉलिटिक्स में आने की है, इंडिया गठबंधन के लिए फ्री बर्ड बनकर के काम करने की है, और उसके लिए ये सब कुछ अब कर रही हैं वो यहाँ पर मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे लंबा समय। अगर वो कोलकाता छोड़ देती हैं, पश्चिम बंगाल छोड़ देती हैं, तो उनके पांव के अंदर से जमीन खिसक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब तैयारी जो ममता बनर्जी कर रही हैं, कोई गठबंधन में आने के लिए कर रही हैं या केंद्र की राजनीति के लिए कर रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो उन बंगाली वोटर्स के मन में, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दिया है, उनके मन में एक सिंपैथी करना चाहती हैं, एक सिंपैथी डालना चाहती हैं कि देखिए आपकी दीदी के साथ कितना बुरा हुआ है, आपकी दीदी के साथ सीआरपीएफ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मारपीट की। भवानीपुर जो कपिंग सेंटर था उसके अंदर, साथ ही साथ उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की कि 100 सीटें हमारी चोरी हुई हैं। तो ममता बनर्जी इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मानती, वो ये मानती है कि चुनाव आयोग से मिलके बीजेपी ने 100 सीटों की चोरी की है, जिसके चलते वो सत्ता पर नहीं आ पाई। तो मुझे लगता है कि उनकी ये पूरी की पूरी कवायद पश्चिम बंगाल में जो उनके वोटर्स हैं या जो उनके समर्थक हैं, उनको थोड़ा उग्र करने की है। अगर मैं कहूँ सड़कों पर निकलने की है तो ये भी गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ ममता बनर्जी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाए जिसके चलते पश्चिम बंगाल में उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, तो उसी का पॉलिटिकल माइलेज उनको दिल्ली के अंदर मिलता है, इंडिया गठबंधन के अंदर मिलता है, मुझे इसमें डाउट है। हालांकि ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी साध के रखना चाहते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि उन्होंने एक पिन ट्वीट लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी की हार पर हंस रहे हैं उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु के अंदर और असम के अंदर और दूसरा राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर वोट चोरी हुई है। तो एक तरह से वो राहुल गांधी के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन उनके इस्तीफा न देने के फैसले के बाद से क्या वो इंडिया गठबंधन के अंदर और प्रबल तौर पर आ सकती है? वो तो यूं भी और प्रबल तौर पर आ सकती है, लेकिन अजय सबसे देखने वाली बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि इन तमाम चीजों के आधार पर
ममता बनर्जी आखिरकार क्या हासिल करना चाहती है। वो हासिल करना चाहती है पश्चिम बंगाल के उस धड़े की सिंपैथी जिस धड़े ने उनको वोट नहीं दिया है। और आपको वैसे भी पता हो ममता बनर्जी का दाव फेल कर गया है, क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती फिर कोई संवैधानिक टकराव होता। इसको लेकर हमारे यहाँ नियम साफ साफ है। 172 के अंतर्गत जो है वो उनको हटाया जा सकता है, राज्यपाल उनको हटा सकता है संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत, और 164 के तहत वो पूरी विधानसभा बर्खास्त कर सकता है जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है। तो 7 तारीख को यानी कल रात को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, राज्यपाल ने विधानसभा को बर्खास्त कर दिया। अब ना ममता विधायक है ना मुख्यमंत्री, और सरकार गठन के नए रास्ता साफ हो गया है। तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी जिस तरह की लड़ाका प्रवृत्ति की है, जिनको मैं इतनी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये उनका एक पोस्चर था। इस पोस्चर से ज्यादा कुछ नहीं। इससे उन्हें केंद्र में कुछ हासिल हो जाएगा, मुझे डाउट है। इससे उन्हें राज्य में कुछ हासिल हो जाएगा, मुझे उस पर भी डाउट है अजय। बिल्कुल। ओके आताशी जी, तो एक दिलचस्प सवाल सबके मन में होगा कि अब पावर तो उनकी सीज हो चुकी है बतौर सीएम, एक्टिंग के तौर पर, केयर टेकर के तौर पर राज्यपाल ने कहा नहीं है क्योंकि वो जाकर मिली ही नहीं, इस्तीफा ही नहीं सौंपा। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल के अधिकारी किससे ले रहे हैं निर्देश? पश्चिम बंगाल को कौन चला रहा है, राज्यपाल या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तो अभी नहीं चला सकती। अभी क्या है, जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी अभी देख रहा है, वही सब कुछ देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब प्रेजेंस नहीं होते तो चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। वो तो एक ऑफिशियल है, वो तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है और इलेक्टेड भी नहीं है। और यहाँ पर हमारे जो सबके ऊपर है वो है हमारे राज्यपाल। राज्यपाल जी, आप लोग बोल रहे हैं कि वो अगर राष्ट्रपति शासन चालू नहीं होगा तो कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अलग बात है। राष्ट्रपति शासन का अगर जरूरत होता तो आज सुबह से या कल रात से ही हो जाता। तो ऐसा कुछ स्टेप्स लिया नहीं, इसका मतलब है कि संवैधानिक ऐसा कोई दुविधा नहीं है। लेकिन एम्बिग्विटी तो है तो राज्यपाल जी, एम्बिग्विटी तो है। रुमिता जी, आपको क्या लगता है कौन चला रहा है इस पर, कौन दे रहा है डायरेक्शंस? बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं यहाँ पर, बहुत सारे हिंसा का दौर चल रहा है, बहुत कुछ हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं होता हुआ। हु इज रूलिंग? देखिए ये इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने से पहले तो ईसीआई चलाते थे, पर अभी ये चीफ सेक्रेटरी और उसके जो सेक्रेटरी है, ये सब डिसीजन ले रहे हैं। ये डिसीजन लेने का जो थोड़ा एक तो निर्देश आ रहा है, जो लगता है अभी तो ममता बनर्जी का रेन खत्म हो गया है, तो लगता है गवर्नर से ही निर्देश आ रहा है। गवर्नर चीफ सेक्रेटरी से कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी गए थे, मिले थे, और भी डीजीपी भी गए थे, तो इन्होंने मिलकर गवर्नर के साथ ये डिस्कशन करके उसका जो इस विषय पर जो उसका मत है, उसका जो इंस्ट्रक्शन है, दे आर कैरिंग इट आउट because they have met governor after dissolution of the assembly. They met him immediately, और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन लेकर वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ मारे गए हैं लोग, और कैसे हम देखे हैं चंद्रनाथ उसका रथ का कैसे हत्या कर दिया गया है, ये तो एक बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक गंभीर सा प्रश्न चिन्ह आ गया। तो इसमें तो गवर्नर हैज टू रिएक्ट, नो। सो गवर्नर उसको उन लोग को बुलाया है, उन लोगों से बातचीत किया है, क्या क्या परिस्थिति आया है, क्या क्या वो निश्चित कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लेकर निश्चित कर रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं होगा, ये सब उन्होंने तय किया है। ओके, मेरे हिसाब से गवर्नर इज एक्टिंग। हाँ, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के पास मैंडेट तो नहीं है। अल्टीमेटली मैंडेट जिसके पास कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। दीपक जी, क्या लग रहा है इस वक्त कौन कर रहा है ऑर्डर पश्चिम बंगाल में? देखिए अजय, चीफ सेक्रेटरी के पास हर किसी का मैंडेट होता है। चीफ सेक्रेटरी सीधे राष्ट्रपति द्वारा और होम मिनिस्ट्री द्वारा नियुक्त होता है। तो ऐसी जब भी असाधारण परिस्थितियां होती है
चीफ मिनिस्टर के पास इस बात का पूरा मैंडेट होता है कि वो राज्य की कानून और व्यवस्था को संभाल सके, राज्य को डे टू डे फंक्शन करने के लिए जो जरूरतें हैं वो कर सके। अब राज्यपाल को भी पता है कि ये सिर्फ एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट है, उनको भी पता है कि कल 9 तारीख को नई सरकार बन जाएगी, इसीलिए कुछ घंटे उन्हें इस स्टॉप गेट अरेंजमेंट की तरह काम करना है, वही काम वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने इन तमाम चीजों को लेट डाउन किया हुआ है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती है तो किसके हाथ में पूर्ण अधिकार होंगे। मैं मानता हूँ चीफ जो राज्यपाल है वो चुना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मत भूलिए कि राज्यपाल जब आता है तो राज्यपाल न केवल पद और गोपनीयता की शपथ लेता है बल्कि राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की बात भी करता है। तो ऐसे में जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कर्तव्य निर्वाह की बात करी है और पश्चिम बंगाल एक तरह के राजनीतिक संकट में है, तो ये उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस संकट से वो राज्यपाल प्रदेश को निकाले। तो ये छोटा सा मामला था, छोटा सा मामला मैं इस संदर्भ में कहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन था जिसको राज्यपाल को लेना था। जहां तक बर्खास्तगी की बात है वो तो संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है, नियम 164 के तहत उन्होंने पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया है, विधानसभा को बर्खास्त कर दिया है, तो अब ज्यादा दूर नहीं है पूरा मामला। और ऐसे मामलों में जब तक शपथ ना हो, मैं ये भी जानता हूं कि राज्यपाल तो इंटरवीन करते ही करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सर्वसम्मति से लीडर बनने की पोजीशन में होता है, जैसे यहाँ पर हम इस मामले में कह सकते हैं कि शुभेंदु भट्टाचार्य शायद इस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो डीजीपी है, जो आईजी है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो लगातार उनसे भी संपर्क में रहते हैं ताकि उनसे भी डायरेक्शन लिया जा सके। और ये भी मान के चलिए कि जो शपथ ग्रहण समारोह अजय होगा उसमें बीजेपी की तरफ से भी सहमति होगी और राजभवन की तरफ से भी सहमति होगी। तो मुझे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं लगती। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तब तक थी जब तक ममता इस्तीफा नहीं दे रही थी, लेकिन बर्खास्तगी के बाद अब ये पूरा का पूरा इशू सॉल्व हो चुका है। आपने एक इशारा कर दिया दीपक जी इस पूरे मामले को समझाते हुए कि शुभेंदु ये अगला सीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, उसका भी इशारा कर दिया। जरा साफ साफ बताइए ना, कौन शपथ लेने जा रहा है कुछ घंटों बाद? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है, जितने लोगों से मैंने बात की है, जिन लोगों से मैंने समझा है, उनका ये कहना है कि शुभेंदु के सिवा और कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है शुभेंदु ने एक बार नहीं 2 बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया है। वो पूरे 5 साल के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं। उन्होंने जबरदस्त सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ी है। उनके घर भवानीपुर से उनको हराया है। पार्टी संगठन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत एग्रेसिव रहता है, टीएमसी से निकल कर आए हैं। और अजय, जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात टीएमसी के फैक्टर में शुभेंदु के फंक्शन में मानता हूं, वो ये बात है कि अभी तक टीएमसी की सरकार तो चली गई है, लेकिन टीएमसी ने जो गांव के अंदर, जो जिलों के अंदर, जो तालुका के अंदर, जो ग्राम पंचायत के अंदर जो अपना कमीशनबाजी का, सिंडिकेटबाजी का, तोलाबाजी का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बीजेपी को जबरदस्त खत्म करने की जरूरत है। और अगर कोई एक आदमी ऐसा लड़ते हुए कर सकता है तो वो शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, आप भी कहेंगे वो प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो प्रवेश वर्मा को जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया गया? सब प्रश्न लॉजिकल है, लेकिन पश्चिम बंगाल की परिस्थिति और दिल्ली की परिस्थिति में बहुत अंतर है। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 294 सीटें आती हैं। दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, सभी बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं और उनको बेहतर लगा होगा एक नया नाम, लेकिन मुझे ऐसा कोई नाम पूछता नहीं, चाहे वो शुभेंदु श्रमिक भट्टाचार्य हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे वो अग्निमित्रा पॉल हो, चाहे वो रूपा गांगुली हो,
चाहे वो प्रहलाद हिंदुत्व वाले हो, मुझे ये नाम पूछते नहीं है। और मुझे यही लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ही नंबर 1 पे रहेंगे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी में। और आप ये मत भूलिए, खुद अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह ने ही इनका भवानीपुर में नॉमिनेशन कराया था और ये कराया था कि ये ममता को हराएगा तब मैं इसको बढ़ाती बनाऊंगा। सबके हिसाब से अब कुछ घंटे की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जय आप कह रहे हैं तो ये करीब करीब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है दीपक जी। ये हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा रिएक्शन अताशी जी, रोमिता जी। अताशी जी, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी के जो वहां काडर हैं, बीजेपी के जो पुराने नेता हैं जैसे दिलीप घोष हैं जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, पूरी की पूरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी? बहुत नए हैं, बहुत लड़ाई लड़ी है शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन महज 5-6 साल पुराने हैं बीजेपी के यहां पर, तो बाकी पार्टी पूरी एक्सेप्ट कर लेगी उनको एज सीएम, अगर ये फैसला होता है। अभी ये तय नहीं हुआ है। हाँ, अभी ये तय नहीं हुआ है, बहुत सारा नाम उभर के सामने आ रहा है, लेकिन वो आने दीजिए, वो तो होता ही है। लेकिन एकदम मुख्य दावेदार तो शुभेंदु है, ये तो हम सभी मानते हैं। और शुभेंदु को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस प्रश्न के बदले में बोल सकती हूँ, देखिए वो 5-6 साल से है बीजेपी में, और बीजेपी का जो असेंबली का जो विरोधी नेता है, विरोधी नेता का भूमिका वो बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो ये सब देख के वो पार्टी को भी थोड़ा थोड़ा करके संगठित कर रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं, ये तो बीजेपी लोग मान ही चुके हैं। अगर नहीं मानते होते तो उनके काम में बहुत दिक्कत आती, लेकिन उसको तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आया अपने ही दल के तरफ से, तो उसको तो मान ही चुके हैं। और वो तो अपने आप को प्रूव किया है इस बार 2 जगह से जो सिटिंग सीएम है उसको हरा के, तो ये तो अपना क्षमता दिखा चुका है। तो शुभेंदु बहुत ज्यादा दावेदार है। और मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि बीजेपी दल तो और राज्य में आप लोगों ने देखा है कि उसको चौंकाने वाले भी फैसले करती है, उसको लाके सीएम बनाया है। तो ये ओके रोमिता जी, आपका क्या टेक है इस पर? बंगाल के हालात बिल्कुल अलग हैं जैसा दीपक जी ने बताया, और यहाँ पर क्या मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट आपको यही नजर आ रहे हैं जब से इलेक्शन से पहले भी, लेकिन इलेक्शन के बाद तो खासतौर से अगर सबसे ज्यादा स्क्रीन ऑक्यूपाई करते नजर आ रहे हैं तो दैट इज शुभेंदु अधिकारी? आपको भी लगता है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम? जैसे देखिए, जैसे दीपक जी ने बताया, उसको अमित शाह ने वो भवानीपुर सीट में कंटेस्ट कर, ममता के अगेंस्ट कंटेस्ट करने के जो उसके ऊपर भरोसा रखा, और उन्होंने फोर्स किया था तुम भवानीपुर से लड़ो और हमें देखना है तुम ममता को हराओ। ये अमित शाह जैसे उसको ले आया भवानीपुर सीट में और उसको फोर्स किया तुम कंटेस्ट करो, ही वाज नॉट विलिंग, ही वाज विलिंग टू कंटेस्ट फ्रॉम ओनली नंदीग्राम सीट, पर उसको जैसे भवानीपुर में अमित शाह के कहने से वो किया और फोर्स किया, तो लगता है तो तभी तैयार हो चुका था। अगर वो जीत पाएगा, अगर वो ममता को हरा पाएगा, तो वही उसका ही तो पल्ला भारी होगा। तो he has proved himself, 2 बार ममता को हराया, और जिस तरीके से हराया, तो उसका तो क्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर देखते, और उसका जो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसका बहुत पब्लिक सपोर्ट बहुत है, उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस है। वो जैसे छात्र राजनीति से ऐसे आया, पॉलिटिकल ये फील्ड में आया, और ममता की ये फुल टेन्योर में वो मंत्री थे। वो जैसे ममता भी नहीं, जब ममता गवर्नमेंट में नहीं थे, वो जैसे नंदीग्राम ये सब में लड़ाई करके वो जो ममता को पोजीशन सिक्योर किया था, वो ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, तो उसका वो जो संगठन है ना, उसका पीछे जो पीपल का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उनका जो है एडवांटेज है। तो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया है, ममता को ममता के ही चेले से काट दे करके पॉलिटिकली, और इस वक्त मैंडेट में है थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, तो वही लोहा ही सीएम भी अगला होगा। ये करीब करीब साफ होता नजर आ रहा है। आप लोगों की राय भी बिल्कुल इसी के पक्ष में है, देखना होगा कुछ ही घंटों में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रोमिता जी, अताशी जी, दीपक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही पलों में तमाम खबरें।